This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड को ग्लैमर का मतलब समझाया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड हीरोइन का रूप बदल कर रख दिया। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके बिंदास अदाओं और खूबसूरती पर पूरी दुनिया फिदा थी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, लेकिन वो जिंदगी भर प्यार को तरसती रही। जिंदगी में रहा हमेशा खालीपन का एहसास। मिली बहुत कामयाबी। She was none other than most beautiful and mesmerizing beauty, most glamorous actress in the history of Hindi cinema, परवीन बाबी। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है। सोच रहा हूँ आपके गले की तारीफ करूँ या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूँ या आपके अंदाज की। खतरों से खेलना सिर्फ मेरा शौक ही नहीं, पेशा भी है। बस यूं समझिए, जान हथेली पर लिए घूमती रहती हूँ। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनकी फैमिली गुजरात के पश्तून यानी पठानों की एक ट्राइब बाबी जनजाति से ताल्लुक रखती है, इसीलिए इनका नाम परवीन बाबी था। इनके माता पिता की ये एकमात्र इकलौती संतान थी और पिता का नाम था वली मोहम्मद बाबी और माता का नाम जमाल बख्ते बाबी। परवीन बाबी की लाइफ में ज्यादातर अकेलापन और खालीपन रहा। इसकी शुरुआत इनके बचपन से ही हो गई थी। जब ये 10 बरस की थीं, तब इनके पिताजी की मौत हो गई थी। इकलौती संतान होने के कारण अकेली रहती थीं, सिर्फ माँ और बेटी। परवीन बाबी की स्कूलिंग माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई थी। फिर आगे चलकर परवीन बाबी ने बीए किया था इंग्लिश लिटरेचर में सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से। ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली भारतीय फिल्मी अदाकारा थी जिनका कोई सानी नहीं था। इनके करियर की शुरुआत हुई थी 23 साल की उम्र में। इन्होंने मॉडलिंग में पहले कदम रखा और वो साल था 1972। उसी साल इन पर नजर पड़ी उस जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक BR इशारा साहब की और वो परवीन बाबी को देखते ही रह गए। उस वक्त परवीन बाबी ने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और हाथ में था सिगरेट। इस अटायर को देखकर BR इशारा साहब ने इनकी तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी? परवीन बाबी ने हामी भर दी और पहली फिल्म साइन कर ली गई और वो फिल्म थी 1973 में आई फिल्म चरित्र, जिसमें इनके अपोजिट हीरो थे क्रिकेटर सलीम दुरानी साहब। ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अदाकारा परवीन बाबी को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो या फिर दर्शक। इनके वेस्टर्न लुक ने सभी को दीवाना बनाकर रख दिया। पूरी दुनिया परवीन बाबी की दीवानी थी और परवीन बाबी दीवानी थी डैनी डेंगजोप्पा के पीछे। डैनी और परवीन बाबी की आंखें लड़ गई और लव अफेयर शुरू हो गया। पर यह अफेयर ज्यादा दिन नहीं रहा और खालीपन ने एक बार फिर से परवीन बाबी की जिंदगी में दस्तक दे दी और इससे डिस्टर्ब हो गई थी परवीन बाबी। लेकिन फिर से हिम्मत की और करियर पर ध्यान देना शुरू किया और फिर आई इनकी जिंदगी की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसमें इनके अपोजिट खड़े थे अमिताभ बच्चन। ये परवीन बाबी की करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी। फिल्म का नाम था मजबूर और ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। इसके बाद 1975 में फिर से अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने दीवार फिल्म में काम किया और इस फिल्म में परवीन बाबी के जबरदस्त बोल्ड किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म
अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर से परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस बीच इन्होंने काला पत्थर और सुहाग में शशि कपूर के साथ में भी काम किया। 1981 में परवीन बाबी ने कालिया और क्रांति जैसी फिल्मों में काम कर कर अपना नाम रोशन कर दिया। इनके डांस को देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। क्रांति फिल्म का ये गाना कौन भूल सकता है, जिसमें इन्होंने हेमा मालिनी के होते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। जरा सी ही रही, लेकिन ऐसी उपस्थिति जिसको सबने नोट किया। इसके बाद फिल्म आई नमक हलाल, जो परवीन बाबी के फिल्मी करियर की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। परवीन बाबी ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा जो हुआ करती थीं, साड़ी और सूट पहनने वाली, उनके अटायर को चेंज कर कर रख दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस की इमेज बदल कर रख दी। इन्होंने हीरोइन को बोल्ड और ग्लैमरस कैसे रहा जाता है वो सिखा दिया और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अदाकारा की नई परिपाठी शुरू कर दी। इनकी प्रसिद्धि भारत के अलावा पूरी दुनिया में फैल गई। सन 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बाबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बाबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली हस्ती बनी थी। इससे पहले दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था जो कि टाइम मैगजीन पर जाकर अपनी उपस्थिति दिखा सके। फिर साल आया 1983, जो परवीन बाबी को सिल्वर स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले गया। वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में जाकर इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी और इसके पीछे कारण था उनके मन की अशांति का, जिंदगी के खालीपन का, जिंदगी में मिले धोखों का। कुछ लोग कहते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड से परेशान थी इसलिए चली गई, लेकिन वहां जाकर इनकी दिमागी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो कहीं ट्रेवल कर रही थी, तभी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर जब उनसे उनका परिचय पूछा तो वो परिचय बताने में असमर्थ हो गई। वो अपने आप का परिचय ही नहीं दे पाई। इसी कारण उन्हें हथकड़ी लगाकर ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर पहले से कुछ मानसिक रोगी बैठे थे। तब इंडियन एम्बेसी ने उनकी मदद की और ये मामला सॉल्व हुआ। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि परवीन बाबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक एक दिमागी बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में इंसान वास्तविक जिंदगी से अलग जिंदगी में जीता है। वो अपने दिमाग की बनाई जिंदगी में ही जिया करता है। लेकिन परवीन बाबी ने अपनी इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 6 साल बाद 1989 में इंडिया वापस आ गई परवीन बाबी और आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की झड़ी लगा दी थी। I want to kill you. उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया था कि वो मुझे जान से मार देंगे। ये उन्होंने जब कोर्ट में कहा तो कोर्ट ने कहा सबूत लाइए, पर सबूत कुछ भी नहीं थे क्योंकि परवीन बाबी मानसिक रोग से बीमार थी। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू। गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है। 1989 में उन्होंने एक मैगजीन को भी इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बड़े गैंगस्टर हैं और इनके गुंडों ने मुझे एक सुनसान टापू पर रखा था और वहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन कर कर एक ट्रांसमीटर लगा दिया था। हमेशा उनको लगता था कि उनका मर्डर कोई कर देगा। इस डर के कारण वो प्रेस को और दूसरे मिलने वालों से भी दूर रहा करती थी। अगर मिलती भी थी तो अपने जुहू वाले फ्लैट पर। हर बात को डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड करती थी। अपने थॉट्स, अपनी बातें सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। कौन आया है, कौन गया है, सब माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर लेती थी। टेलीफोन पर भी कहती थी आपका फोन सर्विलांस पर है, सोच समझ कर कुछ कहिएगा। डेट, टाइम वगैरह सभी कुछ रिकॉर्ड करती थी। मौत से कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने घर पर क्रिसमस डिनर दिया था जिसमें 7 मेहमान आए थे। उनके नाम भी इन्होंने डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड किए थे। ये सभी रिकॉर्डिंग्स आज भी महाराष्ट्र सरकार के पास सुरक्षित रखी हुई है। परवीन बाबी के दीवानों की लिस्ट भी काफी लंबी रही। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, पर परवीन बाबी से मिलने के चक्कर में वो मुंबई में ही आकर बस गए। वो परवीन बाबी के इतने बड़े दीवाने थे
बस उन्हीं को सोचा करते थे, पर परवीन भाभी का साथ उन्हें नहीं मिल पाया। इनकी जिंदगी में 3 लोगों ने अपना घर बनाया, लेकिन वो घर पूरा नहीं बन पाया। पहले रहे डैनी डेंगजोप्पा, जिन्होंने दिल में तो घर बनाया, लेकिन इनका घर नहीं बना पाए। उसके बाद अमिताभ बच्चन की पहले से ही शादी हो चुकी थी, इसलिए अमिताभ भी इनके नहीं हो पाए। इसके बाद इनका नाम कबीर बेदी के साथ जोड़ा गया। कबीर बेदी भी इनके बहुत करीब रहे, लेकिन वो भी शादीशुदा थे और इन्हें अकेला छोड़ गए। और आखिर में नाम आता है महेश भट्ट का, जो इनकी जिंदगी में लंबे समय तक रहे। परवीन भाभी का महेश भट्ट से बहुत गहरा नाता रहा है। इनके ताल्लुक इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया था। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे, तब भी गाहे बगाहे इनका रिश्ता सुर्खियों में आता रहा था। महेश भट्ट परवीन भाभी को याद करते हुए कहते हैं, जिस दिन परवीन भाभी की मौत हुई, उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरी यादों में हमेशा जिंदा रही हैं। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई ये समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो एक दिन उनके घर पर मिलने गए तो उनकी मां ने कहा, देखो मेरी बेटी किस तरह से बिहेव कर रही है। जब महेश भट्ट ने कमरे में झांक कर देखा तो बेडरूम में बेड के कोने पर दीवार के साथ सट कर चाकू लिए बैठी थी परवीन भाभी। और जब महेश भट्ट ने पूछा कि ये क्या है परवीन, तब उन्होंने कहा, मुझे कोई मार देना चाहता है। यहां पर कुछ हिडन चीजें ऐसी है जो मुझे मारने के लिए आई हैं। इन बातों को सुनकर महेश भट्ट बहुत परेशान हो गए थे। 1982 में महेश भट्ट ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी जिसका नाम था अर्थ, और ये बायोग्राफी थी एक तरह से महेश भट्ट और परवीन भाभी की जिंदगी की। फिर बाद में उन्होंने सन 2006 में फिर से इसे दोहराया और फिल्म का नाम था वो लम्हे। और इस फिल्म में भी परवीन भाभी और महेश भट्ट की प्रेम कहानी नजर आती है। कहा यह भी जाता है कि परवीन भाभी और डायरेक्टर राइटर महेश भट्ट के नजदीकी रिश्तों और उनकी नाकाम मोहब्बत ही परवीन भाभी की मौत का कारण बनी। इसी कारण वो अकेले रहा करती थी, इसी कारण अशांत थी, और इसी कारण इन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया था और शादी भी कभी नहीं की। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसने वाली परवीन भाभी 22 जनवरी सन 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई, और अलविदा भी ऐसे कहा कि किसी को पता नहीं चला। अकेलेपन में और खालीपन में दुनिया को अलविदा कह गई। परवीन भाभी के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े रहे। इनके फ्लैट से बदबू आने लगी, और जब दरवाजा तोड़ा गया तब परवीन भाभी की लाश वहां पर पड़ी थी। परवीन भाभी की मौत का कारण था उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों का काम न करना। यह भी बताया जाता है कि परवीन भाभी डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से भी पीड़ित थी। इसी कारण वो कहीं आ जा नहीं पाती थी, और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा, किसी को पता नहीं चला। लेकिन कहा जाता है कि उनकी लाश 2 दिन पुरानी हो चुकी थी, यानी 20 जनवरी 2005 को उनकी मौत होना बताया गया। परवीन भाभी यूं तो थी मुस्लिम, लेकिन इन्होंने आगे चलकर ईसाई धर्म भी अपना लिया था। परवीन भाभी ने जाते जाते भी बहुत से लोगों का भला कर दिया। उन्होंने अपनी 80% यानी 80% संपत्ति को गरीबों में दान कर दिया। 70% हिस्सा पठानों की बाबी ट्राइब के गरीबों के नाम कर दिया, और 10% हिस्सा ईसाई गरीबों के नाम कर दिया। एक खूबसूरत अदाकारा की इस तरह से अनजाने में मौत हो जाना बड़ा दुखद लगता है, लेकिन ये इस फिल्म इंडस्ट्री का सत्य है, और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि जब किसी का सूरज चढ़ता है तो उसे सभी सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज ढलने लगता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। परवीन भाभी इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो हमेशा अपने हाथ में एक छोटा सा मिरर लेकर चलती थी, और उस दर्पण पर लिखा था, यू आर गॉर्जियस, आप बेहद सुंदर हैं। बीवी का टीवी
सलाम करता है इस खूबसूरत बोल्ड एक्ट्रेस को जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों का चेहरा और मोहरा बदल कर रख दिया। अगली बायोग्राफी में फिर से मुलाकात होगी। आप किन किन लोगों की बायोग्राफी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं bvkatv@gmail.com पर। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपका साथ रहा तो हम बॉलीवुड के सभी एक्टर्स, एक्ट्रेस को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स को इस चैनल पर लेकर आएंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।